हेलो प्यारे बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल, उसकी डायपोल मोमेंट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। ठीक है, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डायपोल को अगर किसी दूसरे के फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, साथ में डायपोल का इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये सब पढ़ेंगे। कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में ये। तो देखो, डायपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल यहां ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां हमने एक डायपोल रखा बच्चों। देखो डायपोल कैसे रखा, ये -q और ये +q, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बाहर की तरफ ऐसे अवे। तो सोचो इसका जो मतलब राइट साइड में है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो ऐसे, ठीक है। फिलहाल हम इस डायपोल के ऊपर फोर्स देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि किसी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो फोर्स होता है Q टाइम्स ऑफ E, है ना। अब इस चार्ज पे फोर्स कितना होगा, QE इधर की तरफ, ठीक है। और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है तो यहां पे फोर्स होगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है तो राइट साइड में होगा, ठीक है। अब इतना ही फोर्स राइट साइड में, उतना ही लेफ्ट में। तो अगर आप इसे ऐसे खींचोगे तो नेट फोर्स कितना आएगा बच्चों, 0। तो नेट फोर्स कितना हो गया यहाँ, 0, ठीक है, नेट फोर्स। और मैं कहूँ ये इसका सेंटर है O, तो इसके अबाउट टॉर्क भी बताओ आप। तो टॉर्क, जब आप इतना ही फोर्स इधर है इतना ही इधर है तो टॉर्क लगेगा नहीं। तो ना तो इसके पास टॉर्क है और ना इसके पास फोर्स है, ठीक है। नेट टॉर्क भी 0 है और नेट टॉर्क भी और फोर्स भी 0 है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस डायपोल को बच्चों, इस डायपोल को ऐसे रोटेट करते हैं, मतलब डायपोल वही है, ये दूसरा डायग्राम है, यहां ऐसे रोटेट कर दिया एंगल थीटा पे। अब चेक करते हैं। तो देखो -q चार्ज ये है, +q चार्ज ये है, तो +q चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, ऐसे लगेगा ना राइट डायरेक्शन में। और -q चार्ज पे इधर की तरफ, माइनस भले ही हटा लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये पॉइंट O है, अगर मैं इसे फ्री छोड़ दूं तो घूमेगा ना, ये है ना, घूमेगा। तो देखो इसकी टेंडेंसी है नहीं ऐसे घूमने की। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स के लिए हम FBD बनाते हैं, तो आप इसके FBD बनाओ। पूरे डायपोल का एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया, QE फोर्स इधर, QE फोर्स इधर, तो नेट फोर्स कितना हो गया बच्चों, 0। तो फिलहाल भी नेट फोर्स 0 है इस डायपोल पे, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है डायपोल, कैसे ही रख लो आप इसको, तो नेट फोर्स 0 होगा। याद रखेंगे, हमने दोनों सिचुएशन में देख लिया, अलाइन करके भी और किसी एंगल थीटा पे भी। अब क्वेश्चन आया कि टॉर्क तो दिख रहा है भाई, टॉर्क तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, देखो इसे ऐसे छोड़ो, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब टॉर्क तो है। अब वो टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों याद करो, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ठीक है, और एक सर्टेन डिस्टेंस पे लग रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर फोर्स को कपल बोलते हैं, ठीक है, कपल बोलते हैं इसको। अब आपकी मर्जी, आप इसे कैसे कैलकुलेट करें। एक तरीका ये होता है कि जैसे इसका टॉर्क O से, भाई टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो O के अबाउट आप देखना चाह रहे हो तो Q ऐसे, ये लेंथ L और ये भी L, भाई टोटल लेंथ 2L लेते हैं ना हम जनरली। तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी जाती है O से, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ये पूरा L है, ये थीटा है, तो ये L साइन थीटा होगा नहीं। समझा बच्चों, लाइन ऑफ फोर्स की जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क देख रहे हो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, तो ये L साइन थीटा। बिल्कुल ऐसे ही L और ये डिस्टेंस देखनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, L साइन थीटा। तो देखो ये हो जाएगा L साइन थीटा। तो दोनों फोर्स की इक्वल डिस्टेंस है, बस अपोजिट में है। दोनों फोर्स इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये भी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नेट टॉर्क अबाउट O, ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, टॉ इक्वल टू फोर्स कितना है, QE इंटू L साइन थीटा,
ठीक है, एल साइन थीटा प्लस क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। ठीक, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 2QL इंटू ई साइन थीटा, ये टॉर्क आ गया। और 2QL क्या होता है बच्चों, P है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई बताओ बच्चों, PE साइन थीटा। ठीक है, ये टॉर्क आ जाएगा PE साइन थीटा। ठीक, अब देखो ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर मैं साफ सुथरा चित्र बनाऊंगा, अब एक डायग्राम बनाते हैं क्लीन सा। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे ऐसे हमने मान लिया कि डाइपोल ऐसे है, ठीक है, एंगल थीटा है, और वेक्टर पी किस डायरेक्शन में होता है, माइनस क्यू ये है प्लस क्यू ये, तो वेक्टर पी ऐसे होगा ना। ठीक है, तो जो टॉर्क होगा वो होगा बच्चों पी ई साइन थीटा, है ना। अगर पहला केस, अच्छा आप टॉर्क हमने पढ़ा है एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर है ना 11th क्लास में, तो ये ओ के अबाउट ऐसे घूम रहा है, तो ये देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, इनवर्ड, है ना। तो फिलहाल इस डायग्राम में टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड है, राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में ये आएगा P क्रॉस E, वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 होने का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, और P ऐसे, ठीक है, थीटा 0 और P 0, तो टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चा 0, थीटा ऐसे। अब देखो P इधर की तरफ और थीटा इधर की तरफ, तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा पाई, हमने उल्टा करके रख दिया, हम ये देख रहे हैं अलग अलग एंगल पे टॉर्क कितना होगा। तो देखो साइन पाई भी क्या होता है बच्चों 0, तो टॉर्क यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0। चेक करते हैं इन दोनों बातों को, 0 क्यों है, देखो इसमें माइनस क्यू ऐसे रखा आपने, फोर्स ऐसे, इस पे फोर्स ऐसे, है ना, तो कैंसिल हो रहा है ना, तो ओके अबाउट टॉर्क नहीं बन रहा है। इसमें देखो ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ओ सॉरी इस बार प्लस इधर होगा माइनस इधर, तो इसका फोर्स ऐसे क्यू ई, और इसका ऐसे, दोनों ओसे नहीं गुजर रहे हैं भाई। मैं इस चौक पे दोनों फोर्स ऐसे लगाऊं अंदर की तरफ तो घूमेगा ये नहीं, तो इसका मतलब अभी भी टॉर्क 0 है। हाँ, तो मैक्सिमम टॉर्क कब होता होगा, तो अगर आपने नोट कर लिया तो मैं ऐसे बताता हूँ। देखो अगर डाइपोल ऐसे रख दिया, ठीक है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, तो इस पे फोर्स होगा क्यू ई और इस पे फोर्स होगा क्यू ई, एंगल 90, तो साइन 90 कितना होता है बच्चों 1, तो टॉर्क क्या हो जाएगा मैक्सिमम, दैट इज पी ई। ठीक है, ये मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने टॉर्क पढ़ लिया बच्चों, है ना, अलग अलग एंगल पे अलग अलग होता है, ओरिएंटेशन राइट हैंड थंब रूल से पढ़ ली। अगर अब एक छोटी सी बात है, रोटेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक डाइपोल को रखते हैं यहाँ, पहले इस पोजीशन में रखते हैं, ये माइनस ये प्लस, अगर ये ऐसे रखा है तो इसमें नेट टॉर्क सेंटर के अबाउट कितना होगा 0, तो इसकी टेंडेंसी कहीं भी जाने की नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको देखो बच्चों, लेकिन अगर आप इसको किसी एंगल पे रख दो ऐसे, आपने इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, अब सोचो क्या होगा,
अगर आपने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा क्यू इधर, एफ इधर होगा और इस पे इधर, तो आप तो इसको ऐसे घुमा रहे हो, इसको वापस लाने की कोशिश नहीं करेगा। तो देखो बच्चों, ये जो इस पे टॉर्क लग रहा है ये इसको वापस लाने की कोशिश करेगा, है ना। और अगर मान लो ये वापस आएगा, जब इधर की तरफ दौड़ेगा तो ये यहां पहुंचा, तब तक इस टॉर्क की वजह से एंगुलर स्पीड पकड़ लेगा। अच्छा, चार्ज है तो ऑब्वियसली मास होगा ही होगा, तो ये मास की वजह से इनर्शिया पकड़ होगी इसकी, तो यहां टॉर्क तो जीरो हो गया लेकिन रुक नहीं पाएगा, तो ये ऐसे करते करते इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। और जब इधर जाएगा तो देखो ये माइनस क्यू इधर, फोर्स इधर और इस पे फोर्स इधर, अब इस पे टॉर्क रिटार्ड करेगा, इसको रुकते रुकते रुक जाएगा, फिर ये वापस ऐसे ही इधर जाएगा, तो देखो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो हमें इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है, पहले चेक करना है ये एसएचएम किस हालात में होगा, और अगर होगा तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखो रेस्टोरिंग टॉर्क, अब हम इसे क्या बोलेंगे भाई, हमने इसको क्या करा, अगर हम इसे इधर लेके जा रहे हैं उल्टा, तो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। ये कितना होगा बच्चों, रेस्टोरिंग टॉर्क माइनस पी साइन थीटा, माइनस क्यों लगाया सर आपने, तो देखो थीटा का उल्टा नहीं है, इसको हम इसे लेके जाएंगे, ये वापस लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो रेस्टोरिंग टॉर्क है माइनस पी ई साइन थीटा। तो एसएचएम के लिए क्या होता है बच्चों, थीटा डिस्प्लेसमेंट, अभी देखो प्रोपोर्शनल होना चाहिए था टॉर्क, तो प्रोपोर्शनल ही है। इफ थीटा इज स्मॉल, ऐसे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, तो टॉ इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, ठीक है, टॉ इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, याद करो बच्चों, आपको पढ़ा होगा अपनी 11th क्लास में, टॉ इक्वल टू अगर माइनस के थीटा है तो टाइम पीरियड होता है बच्चों 2 पाई अंडर रूट आई बाय के, पढ़ा था ना। तो बिल्कुल ऐसी इसका टॉ प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया, और ये क्या होता है बच्चों, बोलो, ये के हो गया ना, तो टाइम पीरियड कितना होगा इसका। पहले तो यहां से हमें ये बात पता लगी वैसे कि ये एसएचएम है, और अब हम टाइम पीरियड पता करना चाहते हैं, तो क्या लिखा है 2 पाई अंडर रूट आई बाय के, ठीक है, आई के, और के कितना है हमारे पास, पीई, ठीक है। आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां के अबाउट घूम रहा है ये, तो अबाउट अभी क्या है, ओ, अगर हमें बोला है कि ओ के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है तो ओ, और पी क्या है, डायपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपने इसको फ्री छोड़ रखा है, तो फ्री छोड़ देंगे तो ये ऑब्जेक्ट अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल अगर मान लो मैं मास सेम ले लूँ इसके, तो मास सेम ले लूँ तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, तो देखो इक्वल डिस्टेंस पे है ना एल और ये एल, ठीक है। तो एम इस मास की होगी एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, 2 एम एल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये अलग मास हो दोनों, तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस देखेंगे और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखी जाएगी m1 l1 स्क्वायर m2 l2 स्क्वायर, और l1 l2 क्या होंगे इनकी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास में आपको ये कैलकुलेट करना सिखा रखा है, अगर ये इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये था ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर साथ साथ हमने भी देखा कि यार फोर्स और जो टॉर्क होता है वो पता कर लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इसी डाइपोल को हम जैसे हम इसे फ्री छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन तो लेता है लेकिन रोटेटरी मोशन लेता है। अगर बिल्कुल ऐसे ही इस डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, डाइपोल इनसाइड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे, तो पहले तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो देखो
आप देखो हमने ये फील्ड बनाया तो गैप कम होता जा रहा है ना लाइनों के बीच में। तो अगर हम इसे ऐसे बना रहे हैं तो देखो, ठीक है, ऐसे डाइपोल ऐसे रख लिया, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी, देखो बच्चों ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का, थ्योरी में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में बाद में दे रखा है क्वेश्चन। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, चार्ज ऐसे। तो हम इस डाइपोल को ना बहुत छोटा मान रहे हैं, स्मॉल डाइपोल है ये, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू मान ली डेल्टा आर, लेंथ, ऐसे देखा। अब एक बात सोचो, जहां ये माइनस चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ, तो उस पर फोर्स कितना होगा? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लो, क्यू ई, ऐसे ना, और थोड़ा सा जब आगे बढ़े आप तो फोर्स कितना होगा बच्चों? क्यू ई प्लस डेल्टा ई। कैसे? आप यहां से यहां जा रहे हो, देखो लाइन क्लोज होती जा रही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो बढ़ता जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा यहां से यहाँ आने में? ई प्लस डेल्टा ई, कुछ तो हो जाएगा ना, कुछ तो बढ़ेगा। तो हमने कितना मान लिया कि डेल्टा ई बढ़ गया, तो डेल्टा वी अगर बढ़ गया ये, तो ये फोर्स है। तो देखो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ क्यू ई प्लस डेल्टा ई माइनस क्यू ई, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं बच्चों। अब भाई देखो राइट में फोर्स है क्यू ई प्लस डेल्टा ई, लेफ्ट में क्यू ई, तो नेट आगे की तरफ कितना होगा फोर्स? यही होगा ना। अब क्यू ई कट जाएगा इससे, आपस में कितना बचा? डेल्टा ई, ठीक है। हमने क्या काम किया बच्चों? डेल्टा आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों सर? ताकि कैंसिल हो जाए कुछ, इसलिए नहीं, हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्यू डेल्टा आर, डेल्टा ई बाय डेल्टा आर, ऐसे लिखा। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? चार्ज इनटू सेपरेशन। बताओ, डाइपोल मोमेंट नहीं होता, चार्ज इनटू सेपरेशन, है ना, तो इसका मतलब ये हो गया डाइपोल मोमेंट, पी डेल्टा ई बाय डेल्टा आर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर, अब सोचो अगर ये आर डायरेक्शन में वेरिएबल है तो इसको डेल ई बाय डेल आर भी तो लिख सकते हैं, ठीक है भाई, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अगर मान लो आपको एक्स डायरेक्शन में लिखना है, किसी डाइपोल पे कंपोनेंट फोर्स देखना है, तो क्या लिखोगे? मान लो एक्स डायरेक्शन में देखना है तो पी डेल ई बाय डेल एक्स, और एक्स कंपोनेंट में डाइपोल मोमेंट। वाई डायरेक्शन में देखना है, मतलब ये आप ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस है, पी डाइपोल मोमेंट है। अगर वाई डायरेक्शन में देखना है तो वाई डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ डाइपोल मोमेंट इन वाई डायरेक्शन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही जेड डायरेक्शन में पी जेड डेल ई बाय डेल जेड, ठीक है। तो इस तरीके से हर डायरेक्शन में आपने ये डाइपोल मोमेंट पे फोर्स कैलकुलेट करना सीख लिया, ठीक है बच्चों। अब एक बात और समझ में आई कि यार इसमें ना फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कि हमेशा नॉन जीरो होगा। यानी कि डाइपोल को अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो उस पर हमेशा हमेशा फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, और टॉर्क मे बी और मे नॉट भी, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। अगर सोचो मैं अभी तो इस पर टॉर्क जीरो है क्योंकि दोनों फोर्स ओ से गुजर रहे हैं, इसके सेंटर से, लेकिन अगर मैं ऐसे रख दूँ तो टॉर्क होगा, ठीक है, लेकिन कितना होगा तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसे नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे हम। तो बस याद रखना है कि टॉर्क मे बी और मे नॉट भी जीरो, और पिछले केस में यूनिफॉर्म में भी टॉर्क मे और मे नॉट भी जीरो, लेकिन वहाँ टॉर्क मस्ट भी जीरो था, सॉरी वहाँ फोर्स मस्ट भी जीरो था, मतलब जीरो होना ही था, और यहाँ मस्ट भी नॉन जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डाइपोल पे फोर्स कैलकुलेट किया अगर वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, ओरली बोल देता हूँ मैं, कि एक डाइपोल है, उसको फील्ड के अलॉन्ग रख दिया और फील्ड जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग वेरी कर रहा है विद द रेट ऑफ 20 कूलम मीटर पर मीटर। तो सॉरी थोड़ा गलत बोल गया, 20 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। तो 20 न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम पर मीटर, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है।
और डाइपोल भी जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखा है और उसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। बिटवीन टू डाइपोल्स, फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। बोर्ड में अगर पढ़ रहे हैं आप केवल बोर्ड के लिए तो स्किप कर सकते हैं डेरिवेशन को या कंसेप्ट को। फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट डाइपोल्स, देखो बच्चों, जैसे दो छोटे डाइपोल हैं, P1 वेक्टर ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पे इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक दूसरा डाइपोल रखा है बच्चों, ठीक है। सोचो हमें इन दो डाइपोल के बीच में फोर्स बताना है। अब एक बात ध्यान देने वाली है बच्चों यहाँ पे कि जैसे ये सेंटर से r डिस्टेंस पे, अब आप डाइपोल से जितना दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो डाइपोल है ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इसका। भाई कम होता जाएगा ना डिस्टेंस के साथ। अभी क्या पढ़ा था हमने, फोर्स ऑन अ डाइपोल। तो इन दोनों के बीच में फोर्स पता करना है, तो इस पे फोर्स पता कर लो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो फोर्स कितना होगा बच्चों, F इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, P2 डेल ई बाय डेल आर, और E होगा E1 इस डाइपोल की वजह से, P1 वाले की वजह से, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, नहीं तो डायरेक्शन में उलझ जाएंगे हम अभी, ठीक है। तो देखो अब मैं पहले E1 बता देता हूँ आपको। इसकी वजह से वहाँ एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, K2P1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल ई बाय डेल आर, ठीक है। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2KP1 तो रहेगा ऐसे ही, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, -2 r की पावर -2 -1, डिफ्रेंशिएशन देखो इसका आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -2KP1, नीचे चला जाएगा ये r³, ठीक है। समझ में आया बच्चों। अब देखो थोड़ा गलत हो गया, ये r³ होता है बच्चों, ठीक है। तो r³ होता है तो 3 - 1, 3 की पावर 4 और 3 2 जा 6, ठीक है। तो -6KP1 बाय r की पावर 4। अब यहाँ रख देते हैं, तो P2 इंटू KP1 6 अपॉन r की पावर 4, तो ये आ जाएगा KP1 P2, है ना, या 6P1 P2 बाय r की पावर 4, ये फोर्स आ गया, ठीक है। और फोर्स देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4 है। जैसे कूलम फोर्स होता है ना, r स्क्वायर है तो कूलम फोर्स, लेकिन r की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा डायरेक्शन देखते हैं, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। तो ऐसे सोचो ये माइनस, ये प्लस Q, नज़दीक वाला चार्ज कौन सा है, माइनस, तो नज़दीक वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो इसका फोर्स होता है इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज पे, तो ओवरऑल नेट फोर्स टुवर्ड्स द फर्स्ट डाइपोल होगा। इसका मतलब ये डाइपोल इस डाइपोल पे फोर्स इधर की तरफ लगा रहा होगा। और अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हो तो ये देखो इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ये नज़दीक कौन सा है, -Q के, +Q, तो उतना ही फोर्स इधर की तरफ। वैसे भी एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो इसका मतलब अभी ये फोर्स अट्रैक्टिव है। अगर इस हालात में डाइपोल रखे हैं, अगर सेम डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में रखा है तो अट्रैक्टिव होगा, और उल्टा कर दिया तो रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सेम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो दो डाइपोल में तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लेकिन अट्रैक्टिव होंगे, क्लियर है। तो ये था फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल्स। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अब यह एक कंसेप्ट पढ़ना है बच्चों, हम धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप एक बात देखो, एक डाइपोल को आप ऐसे रख देते हो, वो अपने आप भाग रहा है, तो जब भी कोई ऐसी एनर्जी आती है कि सिस्टम अपने आप अपनी पोजीशन के चेंज होने का पोज करता है, तब हमें कौन सी एनर्जी का याद आता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का, तो उससे पहले कुछ फील्डिंग कर रहे हैं। तो देखो एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
देखो बच्चों, जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, हमने चार्ज रख दिया बच्चों, ठीक है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, क्यू इधर, लेकिन हमें फोर्स नहीं एनर्जी चाहिए। तो सोचो इस रीजन में कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल होगा, इधर से इधर की तरफ घटता है पोटेंशियल, पढ़ चुके हैं हम पिछली क्लास में। तो मान लो जहां ये है वहां का पोटेंशियल है वी, ठीक है, जहां है ये, इसकी वजह से नहीं, मतलब इसको हटा लो चलो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है वी, ठीक है, और फिर हमने चार्ज रखा क्यू इस जगह पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस चार्ज की? सर पोटेंशियल एनर्जी हमें लग क्यों रही है, क्यों होगी? आप इसे रख दो, चलना शुरू कर देगा, इस चौक को मैं फ्री छोड़ दूं, नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ऐसे इसके पास भी एक एनर्जी है कोई जिससे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू करेगा, और वो क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज इनटू इस जगह का पोटेंशियल, है ना। तो यानी कि अगर इसकी एनर्जी लिखनी है और इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी। यही कंसेप्ट फॉर मल्टीपल चार्जेस, फॉर मल्टीपल चार्जेस, अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो उस सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। देखो अब हमने थोड़ा सा इसमें और कुछ अलग किया, जैसे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कहीं हो सकता है भाई, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिया कोई, ठीक है, इसकी पोजीशन है, तो यहाँ का पोटेंशियल होगा वी R1 पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग, यहाँ का पोटेंशियल है वी R2, ठीक है। हमने एक चार्ज यहाँ पे रख दिया Q1 और यहाँ रख दिया Q2। ध्यान देना ये चार्ज एक्सटर्नल चार्ज हैं, जिसकी वजह से फील्ड है, वो चार्ज नहीं पता हमें कितना है, फील्ड है पहले से, उसके पोटेंशियल पता है। तो मैं आपसे कहूँ कि टोटल एनर्जी बताओ, तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Q इंटू V1 और उस Q इंटू उस पॉइंट का पोटेंशियल, दैट इज V1 R1 प्लस Q2 और V2 होगा पोटेंशियल इस पॉइंट का, ठीक है। अगर मैं इसे A लिख दूं, इसे B, तो आप लिख सकते हो V, यहाँ लिख देता हूँ, V R1 इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A, ठीक है, और VR2 इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। क्लियर है बच्चों? तो देखो दोनों जगह की पोटेंशियल, क्या कोई और भी एनर्जी होगी? बताओ बच्चों, क्या ये टोटल एनर्जी है, कोई और भी एनर्जी है? एक एनर्जी और है बच्चों, कौन सी? इनके इंटरेक्शन की एनर्जी, ठीक है। और मान लो ये डिस्टेंस है R12, कोई तो डिस्टेंस होगी, तो सोचो हमने वो एनर्जी क्या लिखी थी, दो चार्ज R1 किसी डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो ये टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, देखो टोटल, समझ में आया? इसमें इसकी एनर्जी फील्ड के साथ, इसकी एनर्जी फील्ड के साथ, एक्सटर्नल फील्ड के साथ, और आपस में इंटरेक्शन की एनर्जी, तो इट इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल सिस्टम। सर अगर 3 हो गए तो 3 की भी ऐसे Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3 प्लस साथ में उनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो कॉम्बिनेशन बनाने मैंने सिखा रखे हैं, 2 लेंगे एक साथ और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया बच्चों? एक बात फिर रिपीट कर सकता हूं मैं कि जैसे हमने अब तक तो ये अकेला चार्ज था थोड़ी देर पहले, तो अकेला चार्ज का इंटरेक्शन तो किसी से नहीं होगा, तो अपनी एनर्जी टोटल हो गई QV। आज है कि अगर किसी दूसरे के फील्ड में रखें और एक से ज़्यादा चार्ज है, तो फील्ड के साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फील्ड में फ्री छोड़ दो चल पड़ेगा ये, है ना, और इसका भी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर फील्ड ना होता और ये दो आमने सामने रखते तब भी तो दौड़ता ही ना, तो वो एनर्जी कितनी होती? तो वही एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी लिख ली हमने ये। क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने डाइपोल को ऐसे रख दिया, ठीक है, -Q प्लस Q, एंगल थीटा पे, ठीक है, लेंथ मान ली 2L। अगर मैं इसको फ्री छोड़ दूं तो ऐसे जाएगा ना, ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो हम उस एनर्जी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
तो देखो बच्चों, दो तरीके हैं। पहले मैं एक इस तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। दोनों आपकी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में मेंशन है दोनों मेथड। ऐसे सोचो कि यहाँ पे जहाँ ये है, यहाँ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस सोचो। पोटेंशियल कितना होगा वहाँ का V1, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा ना, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लो V2। ठीक है भाई, आप प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होंगे ना, प्लेन सरफेस। तो इस पूरे रीजन में यहाँ पूरे प्लेन पे पोटेंशियल V1 और यहाँ पूरे पे क्या होगा पोटेंशियल V2। तो जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है डाइपोल की फील्ड के साथ इंटरेक्शन एनर्जी, क्या सिखाया है, किस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, क्या पढ़ा है बच्चों, चार्ज इनटू उस जगह का पोटेंशियल प्लस चार्ज इनटू जहां भी वो रखा है। तो माइनस क्यू कहाँ रखा है, V1 पोटेंशियल पे, और V2 पे रखा है प्लस क्यू, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब देखो क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई फील्ड के साथ। ठीक है, अब एक बात सोचो, अगर मैं ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं आप। तो देखो आपने पढ़ा था फॉर्मूला V2 माइनस V1 माइनस ई डॉट डेल्टा आर, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो डेल्टा आर क्या है 2L, लेकिन एंगल कितना है उसके बीच में कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस ई, ठीक है, और डेल्टा आर 2L, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इसको आप यहां रख दो, तो U इक्वल टू Q माइनस ई 2L कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस Q है ना 2L इंटू ई कॉस थीटा। क्लियर है, क्या हो जाएगा बच्चों ये माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और क्या हो सकता है बच्चों, ये U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, माइनस पी ई कॉस थीटा। क्लियर है। और अगर अलग अलग एंगल पे हम इसकी पोटेंशियल लिख सकते हैं थीटा के साथ। थीटा अगर मैं 90 कर दूं, देखो अब जैसे मैं इसे मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो जैसे यहां अगर थीटा 90 हो जाए तो इंटरेस्टिंग है ये, थीटा 90 पे कॉस 90 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों माइनस कॉस 90 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो देखो थीटा 90 करने पे डाइपोल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया। तो यहाँ एक ही सरफेस बनेगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे, और उसका एक ही पोटेंशियल होगा, मान लो V मान लिया। तो उसकी एनर्जी यहाँ वाले की सरफेस की कितनी होगी माइनस क्यू इंटू वी, और वहाँ वाले की प्लस क्यू इंटू वी, कट के कितना आ रहा है 0। इसलिए 90 पे जो रेफरेंस है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, अच्छा थीटा इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिनिमम है, दैट इज माइनस पी। और यहाँ टॉर्क पड़ गया है, टॉर्क कितना होता है बच्चों यहाँ 0। ठीक है, समझ में आया। अच्छा एक और चीज समझते हैं यहीं पे, थीटा अगर मैं पाई कर दूं, तो अब देखो इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे पी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, पी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो थीटा अगर मैं पाई कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, माइनस क्यू ऐसे, प्लस क्यू ऐसे, तो पी की डायरेक्शन ऐसे। तो थीटा पाई होने पे साइन पाई कितना होता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी ई साइन थीटा। तो साइन पाई होता है 0। ठीक है, होता है ना, वो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पाई रखोगे तो कॉस पाई होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो पी साइन थीटा होता है, तो 0 हो जाएगा। यानी कि टॉर्क इन दोनों पोजीशन पे 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी कभी किसी सिस्टम पे नेट टॉर्क 0 होता है तो वो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ये भी रोटेटरी इक्विलिब्रियम की पोजीशन हुई, ये भी। अब क्वेश्चन है कि इनमें से स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है। तो याद करो बच्चों मैकेनिक्स में, जैसे
देखो ये बाउल है, दो बाउल हैं इसे, इसमें कंचा या कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट स्फेयर रख दो, यहाँ पे रख दो, दोनों रुके रह सकते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में है। लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देखो, तो जरा आप इसे डिस्टर्ब करो, इसे डिस्टर्ब करा, यहाँ आ गया ये, तो वापस भाग जाएगा नहीं, फिर यहाँ मतलब इसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, लेकिन इसे डिस्टर्ब कर दो आप, ये वापस कभी नहीं आएगा इस जगह। तो इसका मतलब ये स्टेबल है और ये क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, वही बात यहाँ से है, आपने ऐसे रखा, पी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बता रहा है भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या बता रहा है, माइनस पी और टॉर्क जीरो। मैं इसको डिस्टर्ब करके देखता हूँ, ऐसे माइनस क्यू प्लस क्यू, मैंने इसे थीटा एंगल पर डिस्प्लेस करा, समझ आ रहा है बच्चों। तो अगर मैं इसे डिस्प्लेस कर दूं ऐसे, तो ये वापस जाता है यहाँ, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ऑसिलेशन में भी देखा था, तो वापस जा रहा है किसी भी डायरेक्शन में। इधर कर दो डिस्प्लेस ऐसे, तो भी ये इसको वापस लेके जाता है, इसे ऐसे करा, ये छोड़ दो वापस जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेबल है, तो थीटा इक्वल टू जीरो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम की ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। आपसे स्कूल में पूछा जाए क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिएंटेशन फॉर स्टेबल और अनस्टेबल, तो वो एंगल पूछ रहा है आपसे, तो थीटा जीरो होगा। अच्छा, अनस्टेबल में इसको चेक करते हैं, आप ये ऐसे रखा हुआ था, इसको डिस्टर्ब करो, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो देखना प्लस क्यू पे फोर्स कैसे लगेगा, फील्ड के लोग ऐसे और माइनस पे ऐसे। आपने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करा है तो घूमना शुरू हो गया, ये तो दूसरी साइड जा रहा है, यानी कि तो डिस्टर्ब हो रहा है और ऐसे जा रहा है, तो वहां से भी, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। मतलब हमने टॉर्क पहले पढ़ा था, टॉर्क का फॉर्मूला था पी ई साइन थीटा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ा है माइनस पी कॉस थीटा। तो दोनों जगह हमने थीटा जीरो रखा, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो रखने पे क्या आ गई, टॉर्क जीरो रखने पे जीरो आ गया, और ये माइनस पी आई। नेगेटिव में भाई स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी, जितना नेगेटिव में होगी उतनी छोटी होगी, तो उतनी कम। और हमने पढ़ा भी है, साइंस का रूल है, पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी उतना स्टेबल होगा सिस्टम। कोई भी केमिकल रिएक्शन वगैरह चल रही होती है, कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, तो सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को घटाना चाहता है, समझ में आए बात। तो पोटेंशियल एनर्जी घटना मतलब स्टेबल हो जाना। जैसे कोई पहलवान है, अब उसमें एनर्जी है, पूरी ताकत है, वो लड़ाई भिड़ाई कर रहा है, लेकिन जैसे उसकी एनर्जी खत्म होती हो जाएगी, चुपचाप चैन से बैठना शुरू हो जाएगा, तो थकान से यानी कि हमारी एनर्जी लॉस हो गई, तो स्टेबल हो गए। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ है। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, टॉर्क जीरो इक्विलिब्रियम है, लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये ऐसे समझ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो अब दूसरे मेथड से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, जो ज़्यादातर किताबों में दे रखा होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और किसी टाइम आपने ये एंगल थीटा पे डाइपोल रख लिया, ठीक है, ऐसे, और ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डिस्टेंस ओ और ये एल। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो इस पे टॉर्क लग रहा है बच्चों, वो टॉर्क इसको कैसे घुमाने की कोशिश करता है, ऐसे। ठीक है, अगर आप इसको थीटा के अगेंस्ट घुमाना चाहते हो, है ना, तो आपको जो टॉर्क लगाना है कम से कम उतना ही लगाओगे ना जितना अभी लग रहा है ये। तो देखो टॉर्क होगा पी ई साइन थीटा। हमने पढ़ा है कि वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ सिस्टम फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ऐसे कुछ किसी पोजीशन से लेके जाते हैं रेफरेंस से, बशर्ते इक्विलिब्रियम रहना चाहिए हर जगह। तो हम बस उतना एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे जितना ही फील्ड का टॉर्क है। तो एक्सटर्नल टॉर्क भी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, फील्ड के टॉर्क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज पी साइन थीटा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम वर्क डन फाइंड करें तो वर्क डन टॉर्क वेरिएबल है थीटा के साथ, तो इंटीग्रेशन से कैलकुलेट होगा, और ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। मान लो किसी एक एंगल थीटा 1 से थीटा 2 घुमा रहे हो आप इसको, तो देखो पी ई बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2, तो माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस
कॉस थीटा 1। ठीक है, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आया है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना है 30 डिग्री से 60 डिग्री, तो कितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट का, ये कर लो। फील्ड का वर्क करना है तो इसका नेगेटिव कर देना। ठीक है, अब क्वेश्चन आया कि हम वर्क डन में जैसे वहाँ भी करते थे पिछले इसमें पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, तो वहाँ एक रेफरेंस से लेके चलते थे चार्ज को, और रेफरेंस लेते थे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो अगर मैं थीटा 1 बच्चों 90 ले लूँ तो 90 पे पोटेंशियल भी 0 होती है। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसे थीटा 90 होते हैं, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। करा था ना अभी जस्ट पहले। तो थीटा 1 90, तो W कितना हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। क्लियर है भाई, थीटा 1 90 रख दिया और थीटा 2 को थीटा रख दिया, जब 1 2 नहीं है कोई तो अकेले रख दिया इसको। अब कितना आ जाएगा ये माइनस पी कॉस थीटा। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही वर्क क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। तो U इक्वल टू W, ये W एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, तो माइनस पी ई कॉस थीटा। और इसे क्या लिख सकते हो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमने देख लिया कि कब स्टेबल होता है कब अनस्टेबल होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई डायपोल की, किसके साथ, फील्ड के साथ। ठीक है, लेकिन अब हम देखो फील्ड के साथ है ना पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को मैंने वैसे दूसरे मेथड से करा है। लेकिन अगर आपसे कहे कोई कि एक डायपोल है ना, फील्ड के अंदर रखा है ऐसे एंगल थीटा पे, उसकी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगी बच्चे बताओ। एक तो फील्ड वाली एनर्जी, ठीक है, और प्लस सेल्फ। तो फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस पी डॉट ई है। ठीक है, सेल्फ वाली कौन सी है, तो देखो ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, और कितनी डिस्टेंस पे है 12 पे, तो इनकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। कितनी होगी बच्चों, के इंटू माइनस के क्यू अपॉन 12। तो ये इसकी अपनी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है। तो आज की क्लास में मैंने आपको डायपोल के, अब ये कंसेप्ट खत्म हो गए, न्यूमेरिकल नहीं होते सीधे, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है, एंगल थीटा पे रखा है ये सब। तो इसके जो कंसेप्ट है वो बहुत कीमती है, ठीक है, कंपटीशन के लिए। तो आज की क्लास में ये डायपोल के सारे कंसेप्ट पूरे हो गए। ठीक है, अब आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसे दोबारा रिवाइंड करिए और फिर देखिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।